जब आप फर्स्ट टाइम कनाडा आते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर न्यू इमिग्रेंट्स, आपकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लाइफ में। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आप कुछ नई एस्पिरेशंस, कुछ नई इच्छाएं, कुछ न्यू ड्रीम्स लेके एक नई कंट्री में आते हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, न्यू इमिग्रेंट्स, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं लाइफ में अचीव वो करना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है कनाडा आके। आपको ये सब चीज़ें अपनी ड्रीम्स अचीव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आते ही आपको अपना घर ढूंढना पड़ता है, फिर लैंडलॉर्ड्स कभी कभी बुरे मिल जाते हैं, लैंडलॉर्ड के साथ डील करना पड़ता है। कभी कभी रूममेट्स बुरे मिल जाते हैं, रूममेट्स के साथ डील करना पड़ता है। या तो फिर से घर चेंज करो, कुछ नई जगह ढूंढो। साथ में ही आपको ढूंढना पड़ता है पार्ट टाइम जॉब टू अपने फाइनेंस है उसका भी आपको ख्याल रखना है। फिर आपकी फ़ीस है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो उसका ध्यान रखना है। अगर आप न्यू इमिग्रेंट आ रहे हो तो आपको फिर पहले तो आके कोई सर्वाइवल जॉब करनी पड़ती है, देन यू हैव टू लुक फॉर अ बेटर जॉब। स्ट्रगल जो है वो डे वन से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में हमारे दिल में, सबके दिल में एक जो ड्रीम होती है, जो आपकी जो एस्पिरेशंस, जो आपकी लाइफ आप चाहते हो कनाडा में, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में छुपी होती है। और उसे अचीव करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कनाडा के। इन सभी स्ट्रगल्स के बीच में एक जो सबसे कॉमन, जो हर एक बंदे को फेस करनी पड़ती है कनाडा में, वो है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डिपेंड करता है आप कौन से प्रोविंस में रहते हो। ब्रिटिश कोलंबिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे इतनी स्नोफॉल होती नहीं है। पॉइंट वन टू पॉइंट बी जाने के लिए इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती क्योंकि यहाँ स्नो नहीं पड़ती विंटर्स में। लेकिन अगर आप ओंटारियो में हैं या फिर विनीपेग में हो या फिर कैलगरी में, जहाँ बहुत सारी स्नोफॉल होती है, रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज़ एन एवरीडे चैलेंज। आई एम श्योर आपने ये सिचुएशन फेस की होगी कि आप निकले ग्रॉसरी लेने और विंटर का टाइम था, स्नोफॉल हो रही है, आपको वेट करनी पड़ रही है बस स्टॉप पे टू रीच होम। या फिर वो पार्ट टाइम जॉब जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए क्योंकि जो लोकेशन थी वो काफ़ी दूर थी और बस में आपको काफ़ी सारा समय लग रहा था वहाँ जाने के लिए, या फिर कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आई एम श्योर ये जो सिचुएशंस है ये काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स के साथ जब नए नए आते हैं तो उन्हें फेस करनी पड़ती है। इट्स पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगलिंग फेस। द थॉट ऑफ ओनिंग अ कार इज़ एक्सट्रीमली डिज़ायरेबल क्योंकि उससे आपको मिलती है बहुत सारी फ्रीडम और कन्वीनियंस। अगर आप भी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने कार लेनी ही लेनी है, ये वीडियो है आपके लिए। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कार लेने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सो दैट यू टेक अ साउंड डिसीजन एंड डू नॉट लूज़ योर मनी एंड मेक अ साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। जी हाँ, फाइनेंशियल डिसीजन इसलिए क्योंकि हो सकता है कि ये आपका कनाडा में सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, या आपका फर्स्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, या फिर सेकंड हो आफ्टर योर एजुकेशन। यू वांट टू मेक श्योर यू आर डूइंग द राइट थिंग with right information before you take a decision or you go to a dealer and buy a new car or used car. हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कार लेते समय कनाडा में अगर आप ले रहे हैं अपनी फर्स्ट कार। ग्रैब अ कप ऑफ टी एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। जब आप कनाडा आते हो आप पहले ही फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि आपको यहाँ पे आते ही एक तो रेंट देना पड़ता है, देन यू हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ़ योर ट्यूशन फ़ीस अगर आपने फ़ीस पे करनी है, या अगर आपने एजुकेशन लोन लिए है तो ईएमआई भी भेजनी पड़ती हो इंडिया में, या फिर आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे इंडिया भी शायद भेजने पड़ते हों। आप पहले ही फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं कनाडा में आने के बाद। क्या कार लेना एक सही डिसीजन है? कार लेने से पहले आपको ये जो इम्पोर्टेंट खर्चे हैं, जो कि कार लेने से भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट खर्चे हैं, वो आपको कैलकुलेट कर लेने चाहिए कि आप कार का खर्चा और एडिशनल अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि आपके ऑलरेडी पहले से ही आते ही कनाडा में खर्चे होते हैं और इनकम होती है कम ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि आप ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते एज ए पार्ट टाइम स्टूडेंट और आपके एक्सपेंस होते हैं ज़्यादा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ टू डू योर होमवर्क, फाइंड आउट आपकी कितनी इनकम है और आप रेडी हो एक नया एक्सपेंसेस अपने सर पे लेने के लिए या नहीं। दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो देखा देखी अपने फ्रेंड को देखते हुए या फिर सीनियर्स को देख के एक लग्जरी कार ले लेते हैं या फिर महंगी कारें उठा लेते हैं। क्या आपका कार लेने का डिसीजन किसी फ्रेंड से इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ? अगर ऐसा है होल्ड ऑन, रुक जाइए और एक बार फिर से सोचिए और अपनी सिचुएशन
अपनी लाइफस्टाइल और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सब कंसिडर कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको कार लेनी है या नहीं, ना कि किसी फ्रेंड या फिर रिश्तेदार को देख के आपको कार लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको कंसीडर कर लेनी चाहिए कार लेने से पहले, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, सो मे बी आपको कार की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है और आप उसे इस डिसीजन को, कार लेने के डिसीजन को मे बी आप पोस्टपोन कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि आप कोई ऐसी लोकेशन में मूव हो जाओ जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, विच कैन सेव यू सम मनी एंड यू कैन मे बी पोस्टपोन बाइंग योर कार डिसीजन फॉर अनदर 1 ईयर। और जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाए मे बी तभी आप कार लें, या फिर जब आपकी कोई अच्छी नौकरी लग जाए तभी आप अच्छी कार लें। सो ट्राई टू फाइंड आउट लोकेशंस जहाँ पे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड ट्राई टू मूव इन दैट लोकेशन इफ़ पॉसिबल। अगर आपने अपना मन बना ही लिया है सो आपने कार लेनी है, सो आइए देखते हैं कि क्या सिरदर्दी आप अपने सर पे लेने वाले हैं। कनाडा में कार लेना तो आसान है। आपको फेसबुक पे बहुत सारी वेबसाइट्स, डीलरशिप्स, यूज्ड कार्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कार लेने के। लेकिन क्या कार को मेंटेन करना वो भी आसान है? जी नहीं। कार रखना कनाडा में सेकंड मोस्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एनी पर्सन लिविंग इन कनाडा आफ्टर देयर हाउस। द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग टू ओन इन कनाडा इज़ योर कार। सो क्या आप ये खर्चा लेने के लिए रेडी हैं? सो वो कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको कार लेने के बाद हो जाते हैं स्टार्ट? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट खर्चा है वो है इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस कार का कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है। एक तो आप नए इमिग्रेंट हो, आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, बहुतों के पास लाइसेंस नहीं है, आप 12th पास करके आए हो, आपकी एज कम है। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं आपके हायर कार इंश्योरेंस में। खास करके ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया, ये दो प्रोविंस में जो कार इंश्योरेंस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। विनीपेग जैसे एरिया में या मॉन्ट्रियल में, विनीपेग में या फिर नोवा स्कोशिया या जो अटलांटिक रीजन है वहाँ पे कंपेरेटिवली इंश्योरेंस रेट इज़ वे बेटर than Ontario and British Columbia. So depends on your province, your experience, your age and also depends on the car you are buying. अगर आप used car ले रहे हैं so obviously आपका जो इंश्योरेंस है वो थोड़ा कम होगा। नई कार आपने उठाई है तो obviously उसका जो इंश्योरेंस है वो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। दूसरा खर्चा आपका जो हो जाता है वो हो जाता है ऑब्वियसली आपका फ्यूल का खर्चा। सो फ्यूल इज़ टोटली डिपेंड पर्सन टू पर्सन। जितनी आप गाड़ी चलाते हो उतना ही आपका जो है फ्यूल का एक्सपेंस होता है। सो ऑन एन एवरेज 1500 से 1200 का खर्चा ये हो जाता है फ्यूल का साल का। और इंश्योरेंस का हो गया आपका लगभग 1200 से 1500 के बीच में इंश्योरेंस हो जाता है। फ्यूल का कॉस्ट हो जाता है आपका अगेन उतना ही हो जाता है, डिपेंड्स ऑन। सो अगर आप 20,000 किलोमीटर चलाते हो सो 1200 से मे बी 1500 के बीच में वो आपका इंश्योरेंस फ्यूल का खर्चा हो जाता है। तीसरा जो एक्सपेंस है आपको कंसीडर करना है वो है आपकी कार का मेंटेनेंस। सो अगर आपने यूज्ड कार ली है सो चांसेस हैं कि आपका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो कंपेयर टू अ न्यू कार, क्योंकि न्यू कार के साथ आपको मिलती हैं कुछ वारंटीज़ के साथ आती हैं, उसमें कुछ किलोमीटर्स की वारंटीज़ होती हैं और कुछ बेसिक मेंटेनेंस भी जो होता है उसमें कवर होता है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन कौन सी कार आपने ली है। सो ऑन एन एवरेज जो बेसिक कार का मेंटेनेंस होता है वो अराउंड एवरी 6 मंथ्स बेसिकली तो फ्यूल चेंज का ही होता है, विच इज़ अराउंड 80 टू मे बी 75 to $85। सो एवरी 6 मंथ्स और 5,000 किलोमीटर्स पे आपको ऑयल चेंज करवा लेना चाहिए। सो वो एक खर्चा है। सो मेंटेनेंस का अदर दैन दैट जो बिगेस्ट खर्चा आपका मेंटेनेंस में हो सकता है वो हो सकता है आपका टायर का खर्चा। सो अगर आप ओंटारियो में या कैलगरी वो उस प्रोविंस में रहते हो जहाँ पे स्नोफॉल होती है, सो विंटर्स में आपको लगाने पड़ते हैं विंटर्स टायर्स। अगर आपने विंटर टायर नहीं लगाए तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है। सो आपको 2 टायर का सेट लेके रखना पड़ता है। अगर आपकी कार में विंटर टायर्स नहीं है सो आपको वो ख़रीदने पड़ेंगे। सो वो एक खर्चा हो जाता है। अदर दैन दैट मेंटेनेंस का कोई ज़्यादा खर्चा यूजली कार, अगर आपकी अच्छी कार है तो उसमें ऐसा कुछ खर्चा यूजली नहीं आता। होने को बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आपका ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ गई तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको मेंटेनेंस में लग सकता है। अगर आपकी ट्रांसमिशन की कोई इशू है, ऑयल लीक अगर आपकी कार से हो रहा है, सो दैट कुड बी अनदर एक्सपेंस फॉर योर कार मेंटेनेंस।
on an average it's mostly oil change which is around $80, 75 to $80 6 महीने में 160 $180 के आसपास आपका साल का मेंटेनेंस का खर्चा हो जाता है। चौथा खर्चा जो कार ओनरशिप का होता है वो होता है आपका फाइनेंस। तो अगर आपने कार फाइनेंस पे उठाई है सो आपको देना पड़ता है उस पर इंटरेस्ट विच कुड रेंज फ्रॉम 1.99% टू 5.6 इवन 8%। सो वो आपका एक खर्चा एडिशनल हो जाता है। बेस्ट स्ट्रेटजी इफ़ यू आर गोइंग फॉर टू फाइनेंस ए कार इज़ 24-10, दैट मीन्स 20% डाउन पेमेंट, 4 साल का फाइनेंस प्लान होना चाहिए, और 10 मीन्स जो भी आप कार ले रहे हो उसका जो टोटल एक्सपेंस है इंक्लूडिंग योर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10% ऑफ योर टेक होम इनकम। सो ये कंसिडर कर लीजिए कार लेने से पहले अगर आप फाइनेंस पे उठा रहे हैं। सो अगर आप लीज़ पे कार, दूसरा ऑप्शन आपका होता है आपके पास कार लेने का, वो होता है कि लीज़ पे आप कार ले लो। सो लीज़ पे कार लेने का जो एडवांटेज ये है कि आप हर 3 साल या 5 साल बाद आप एक नई कार ले सकते हो, है ना। तो अगर आप वो हो कि आपको हर 5 साल या 3 साल बाद आपको अपनी कार जो है चेंज करनी है, आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, न्यू फीचर्स चाहिए, बाइंग अ कार ऑन लीज कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन इसके साथ साथ लीज़ के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि आपकी लिमिटेशन होती है कि आप 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते। आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो विद सम एडिशनल फ़ीस। दूसरा, आपकी कार की ओनरशिप नहीं होती है। सो इफ़ यू आर समवन जिसे कार 10 साल के लिए यूज़ करनी है, सो यू आर समवन हु बाइज अ कार फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो लीज़ इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपने लिमिट से ज़्यादा कार ड्राइव की है सो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, और अगर आपकी कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ डैमेज हुई जब आप लीज़ आपकी एंड होती है, सो आपको वहाँ पे कुछ पेनल्टीज़, कुछ फाइन्स भी देने पड़ सकते हैं। सो लीज़ इज़ अनदर ऑप्शन, एंड लीज़ इज़ ऑलवेज जो उसकी जो मंथली पेमेंट होती है लीज़ की वो हमेशा कम होती है, और क्योंकि वो इसलिए कम होती है क्योंकि 3 साल, यूजुअली 3 साल की लीज़ आपको मिलती है। सो 3 साल में जो कार का जो डेप्रिशिएशन है, जो वैल्यू है, वो 25 से 30% डाउन हो जाती है मोस्टली हर एक कार की। सो यू आर पेइंग फॉर दैट डेप्रिशिएशन ओनली। सो इसीलिए अगर फाइनेंस और लीज़ को कंपेयर करेंगे, सो लीज़ की जो मंथली पेमेंट होती है वो कम होती है देन बाइंग अ कार ऑन फाइनेंस। बट फाइनेंस में यू ओन अ कार, लीज़ में यू डोंट ओन अ कार। सो दैट इज़ अनदर एक्सपेंस you have to consider if you are planning to buy a car in lease, या फिर आप उसको फाइनेंस करा रहे हो। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है बाइंग अ कार ऑन कैश। सो कैश पे कार लेना इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपको कौन सी कार लेनी है। सो जब मैं कनाडा आया था, मेरी जो फर्स्ट कार थी मैंने जो ली है, जो अभी भी मैं चला रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट कनाडा में 2 साल होने वाले हैं, और मैं अभी भी वही कार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट नीड ए कार फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और मुझे ऐसी कुछ फ़िलहाल मुझे लगता है कि मुझे अपनी जो कार है उसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम इसी से हो रहा है। और जो मैंने जो अपनी कार ली थी वो मैंने टोटल कैश पे ली थी, क्योंकि मुझको फाइनेंस में या फिर लीज़ पे इन सब से फ़िलहाल दूर रहना था, बेस्ड ऑन माई सिचुएशन जो मैंने प्लान किया है उसके हिसाब से। सो इसीलिए आपकी जो फाइनेंस सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशंस हैं, उसको देख के आप डिसीजन लीजिए कि आपको कार जो है वो फाइनेंस पे लेनी है, या आपने लीज़ पे लेनी है, या फिर कैश पे लेनी है। सो गो फॉर, इफ़ यू आर स्टूडेंट आई वुड रिकमेंड, और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा में कार चलाने का, तो गो फॉर यूज्ड कार एंड बाई इट ऑन कैश। आपको आसानी से होंडा सिविक या फिर नीसान सस्ती कारें आपको इवन $1,000 पे भी आपको कार्स मिल जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा चली होती हैं वो, लाइक 2,50,000 किलोमीटर से 3 लाख किलोमीटर तक भी चली होती हैं, बट यू कैन स्टिल यूज़ दैट कार, क्योंकि कनाडा में जो कार्स की यूजुअली जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। सो बेस्ट ब्रांड्स आई कैन रिकमेंड यू फॉर यूज्ड कार इज़ विच कैन लास्ट यू लॉन्ग इज़ टोयोटा, होंडा, निसान एंड माजदा। तो इसमें से आप कोई भी कार इस मॉडल की पुरानी 2002, 2004, इवन 2001 अगर आपको मिलती है, खास करके टोयोटा की 2002 अगर आपको मिलती है, कैमरी कोरोला 2002 कोरोला इज़ द बेस्ट मॉडल यू कैन बाई एज योर फर्स्ट कार जस्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और वो आपको आसानी से 5,000 के अंदर मे बी 3 या 2,000 इवन 1,000 तक आपको वो कार मिल जाती है कैश पे। सो दैट इज़ another option for you if you are
like struggling with finance, and if you just want to get some experience कनाडा में आपको लेना है कार चलाने का, so always go for a used car. और उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपकी अच्छी जॉब लग जाए, then maybe you can upgrade your car to your dream car. पांचवा जो एक्सपेंस आपको उठाना पड़ेगा कार का, वो हो सकता है पार्किंग. सो अगर आप डाउनटाउन में जॉब करने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, सो डाउनटाउन में यूजुअली टोरंटो में या फिर इवन इन वैंकूवर पार्किंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो अगर आप सोच रहे हो कार ऑफिस लेके जाने की डेली, और आपका ऑफिस है डाउनटाउन में या ऐसे एरिया में जहाँ पे पब्लिक पार्किंग अवेलेबल नहीं है, सो आपको पार्किंग का एक्सपेंस भी उठाना पड़ सकता है. दूसरा एक्सपेंस आपका हो सकता है कि आपने कहीं गलत पार्क कर दी, सो आपको टिकट मिलने के चांसेस होते हैं, सो वो एक एक्सपेंस आपका बढ़ जाता है, विच इज़ ऑप्शनल, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन या हाउ डू यू ड्राइव, और आपने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ी, वो एक एक्सपेंस है. तीसरा एक्सपेंस आपको कंसीडर करना चाहिए विच कैन इंक्रीज़ योर इंश्योरेंस कॉस्ट अ लॉट इज़ गेटिंग अ ट्रैफिक टिकट. सो अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, या फिर आपने ओवर स्पीड हो गए आप स्कूल जोन में, सो वहाँ पे अगर आपको कोई टिकट मिल गई, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो इंश्योरेंस का रेट है वो भी हाई हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. सो ये एक रिस्क है ओनिंग ए कार इन कनाडा. सो आपको जो कार लेने से पहले मेक श्योर यू नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. जहाँ पे भी आप सिटी में, जो भी आप प्रोविंस में रहने हो, उसके जो रोड रूल्स हैं वो आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, सो दैट यू डोंट गेट एनी टिकट, और आपका इंश्योरेंस रेट जो है उसमें कोई इंक्रीज़ ना हो. सो ये एक अनदर आपको एक्सपेंस है जो ध्यान पे रखना है. सो अभी बात करते हैं मेरी कार की. जो मेरी कार है 2004 होंडा सिविक मैंने ली थी. ये मैंने ली थी अराउंड $3,200 में, और जब मैंने ली थी ये चली हुई थी 2,14,000 किलोमीटर्स. और इसका ख़र्चा क्या आता है मुझको, सो सिर्फ मेंटेनेंस का ख़र्चा मुझे आता है इसका ऑयल चेंज का, जो एवरी 6 मंथ्स होता है, विच इज़ अराउंड $75 में देता हूँ. इसका जो इंश्योरेंस है जो मुझे पड़ रहा है इज़ अराउंड $90 अ मंथ. सो येस, सो अगर आप पुरानी कार ले रहे हैं, जैसे ये 2004 है, क्योंकि इसकी कुछ रीसेल वैल्यू कुछ खास नहीं है, तो मुझे इंश्योरेंस सस्ते में मिल जाता है. इससे सस्ते में भी इंश्योरेंस हो सकता है अगर आपने थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं ली है, लेकिन बहुत सारे प्रोविंस में जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है वो 1 मिलियन कम से कम आपको लेनी पड़ती है. सो मैंने भी अपनी कार के लिए 1 मिलियन की लाइबिलिटी ली हुई है, बट ये सब मिला के भी 1 मिलियन की लाइबिलिटी प्लस ऑल्सो मैंने कोलिजन एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है मेरा, सो ये सब मिला के मेरे को सिर्फ $90 का इंश्योरेंस पड़ता है इस कार का. और ये कार मैं यूज़ करता हूँ अपने ऑफिस के लिए और मोस्टली ग्रॉसरी सोर्सेज. सो मेरे पास एक ही कार है, यही है फ़िलहाल. सो जहाँ भी मैं जाता हूँ ये यूज़ करता हूँ. सो अगर आपको भी सिर्फ पॉइंट 1 टू पॉइंट बी तक जाने के लिए चाहिए कार, सो ऐसी कोई कार उठा लीजिए सस्ती सी, जिसमें आपको इंश्योरेंस भी कम लगे और आपका मेंटेनेंस भी कम हो और ईजी ऑन योर पॉकेट. सो कंसिडर बाइंग अ यूज्ड कार. सो कार लेने के बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप कार ले सकते हो. सो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मार्केट प्लेस, फेसबुक एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है जहाँ पे आपको कार अच्छी मिल सकती हैं. दूसरा ऑप्शन है आपके पास डीलरशिप, ऑफ कोर्स आप वहाँ से जा ले सकते हो, या फिर अपने कोई फ्रेंड जो कार बेचना चाहता है उससे आप ले सकते हो, या जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वहाँ पे कोई एम्प्लॉई है जो अपनी कार बेचना चाहता है, सो वहाँ से भी आप जो है अपनी कार ले सकते हो. ऑल्सो पोर्टल्स हैं जैसे किजीजी है, autotrade.ca है. सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप कार ले सकते हो. लेकिन जहाँ से भी आप कार ले रहे हो अदर दैन डीलरशिप, क्योंकि डीलरशिप से अगर आप कार लेते हो सो आपको उसके साथ जो है वारंटीज़, यानी कि एक भरोसा मिलता है, गारंटी मिलती है डीलरशिप से, क्योंकि उन्होंने सारी जो है उसकी इंस्पेक्शन की होती है कार की, और सारे मेंटेनेंस सब सिक्योरिटी चेक्स उन्होंने किए होते हैं. सो बाइंग ए कार यूज्ड या यूज्ड कार फ्रॉम अ डीलर इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया. लेकिन वो ऑफकोर्स आपको थोड़ा प्रीमियम प्राइस उसका देना पड़ता है, क्योंकि डीलरशिप की जो कॉस्ट है, जो फाइनेंस खर्चा है, एडमिन फ़ी है, वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है. दूसरा तरीका जो मोस्ट पॉपुलर, जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, वो है ओपन मार्केट से कार उठाना. ना ओपन मार्केट से कार उठाने का डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता नहीं वो कार में क्या प्रॉब्लम आ सकती है. सो अगर आप कोई नोन पर्सन है, कोई आपका
फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार है या फिर कोई कलीग है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, सो आप वो यूज्ड कार में भी ख़रीद सकते हो। लेकिन आपको अगर कोई ऐसी कार है जैसे फेसबुक में पसंद आ गई है जो आप लेना चाहते हो, सो कार लेने से पहले कार की हिस्ट्री निकालना मत भूलिएगा। कार की हिस्ट्री बेसिकली कनाडा में जिसे कार फैक्स कहते हैं, उसमें आपको कार की सारी हिस्ट्री पता चल जाती है। सो वो आप करवा सकते हो। और एक चीज़ आप करवा सकते हो वो है प्री परचेस इंस्पेक्शन या फिर कार चेक। सो ये आप किसी भी ऑटो वर्कशॉप में जाके आप उन्हें बोल सकते हो कि मुझे एक कार लेनी है जिसका मुझे प्री इंस्पेक्शन करवाना है, या जिससे आप ले रहे हो कार उसी को आप बोल सकते हो कि इस कार का मुझे प्री इंस्पेक्शन करवाना है लेने से पहले, जिसमें आपके लगभग कुछ $100 to $150 की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सो वो आप एक ऑप्शन है अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कार खर्चा तो नहीं देगी, आप कंसर्न है इस चीज़ को लेके। सो एक प्री परचेज इंस्पेक्शन कार का आप करवा सकते हैं टू मेक श्योर दैट कार इज़ इन परफेक्ट कंडीशन। सो जो भी आप कार लेने की सोच रहे हैं, अगर आपने फाइनली डिसाइड ही कर लिया कि मैंने कार लेनी है, सो थिंक ऑफ बाइंग ए कार एज अ नेसेसिटी, नॉट एज अ luxury which you want to buy right now. Maybe you can wait for buying a luxury car, your dream car, in the future. So वो आप ज़रूर कंसिडर कीजिए कार लेने से पहले, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने स्ट्रगलिंग फेस में हो। कनाडा में जब नए आते हो आपको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई जल्दी सेटल हो जाते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो वो सब सिचुएशन देखते हुए अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन की असेसमेंट करने के बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन सी कार लेनी है। और कार का लेने से पहले मेक श्योर कि आपकी जो कार की जो टोटल एक्सपेंस आपको कितनी होने वाली है वो आप पहले ही कैलकुलेट कर लें, विच इंक्लूड्स योर इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट एंड पार्किंग, अगर आपको वो ऑफिस लेके जानी है जहाँ पे आपको पार्किंग देनी पड़ सकती है। सो कार लेने से पहले अपना कॉस्ट आप पहले कैलकुलेट करिए। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद देन यू डिसाइड कि आपको कौन सी कार लेनी है, कौन सी कार जो है आपके बजट में सही बैठती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपके कोई सुझाव हैं इस चैनल को लेके, इस वीडियो को लेके, सो डू लेट मी नो। योर फीडबैक ऑलवेज हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई चैनल, and I hope after watching this video you take a sound and right financial decision to buy your first car in Canada, and you are not financially stressed after buying your first car in Canada. So make your calculation, do proper research, and उसके बाद ही अपनी जो है फर्स्ट कार खरीदिए। और जितना कम हो सके फाइनेंशियल स्ट्रेस इन योर इनिशियल स्ट्रगलिंग फेस इन कनाडा, स्टार्टिंग के 1, 2 या 3 साल, आप जितना फाइनेंशियल स्ट्रेस कम रखेंगे उतना ही आपको हेल्प होगी टू सेटल बेटर इन कनाडा एंड सेव मनी फॉर योर ड्रीम कार in the future. So thanks for watching this video and I'll see you in my next video.